Hello, everyone. This is Anjali, and an aspirant talking to other aspirants. So, here I am to give you some insights about UPSC. बहुत लोगों के क्वेश्चन है ना, लाइक मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको जानना था कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करें. एज आई एम इन टू दिस प्रिपरेशन, सो आई थॉट कि कुछ बातें हैं जो मैं बता सकती हूँ आपको यूपीएससी के बारे में. सो लेट्स टॉक अबाउट यूपीएससी. पहली चीज़ ये जाननी ज़रूरी है, और ये क्वेश्चन बहुत लोग जानना चाहते हैं कि क्या सही समय होता है यूपीएससी स्टार्ट करने का. व्हाट्स द राइट टाइम टू थिंक अबाउट यूपीएससी? वेल, देर इज़ नो राइट टाइम टू थिंक अबाउट यूपीएससी. आप क्लास 10th के बाद भी सोच सकते हैं, 10th से पहले भी सोच सकते हैं, आप क्लास 12th में सोच सकते हैं, 12th के बाद सोच सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन के बाद कभी भी सोच सकते हैं यूपीएससी के बारे में. और लोग 10th के बाद भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, 12th के बाद भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं. सो इट डजेंट मैटर व्हेन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन. हाँ, द सूनर यू स्टार्ट इट्स बेटर. आप जितनी जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, यू विल गेट मोर टाइम टू नो अबाउट द प्रिपरेशन, टू नो अबाउट व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ दिस प्रिपरेशन. पर ऐसा नहीं है कि जो लोग ग्रेजुएशन के बाद अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, जो इंजीनियरिंग करने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, जो बीए बीकॉम करने के बाद स्टार्ट करते हैं, वो सक्सीड नहीं कर सकते. ठीक है. सो देयर इज़ नो राइट टाइम. आप कभी भी करिए, पर वो विल पावर होना चाहिए कि हाँ आपको करना है. नेक्स्ट थिंग जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है इस प्रिपरेशन के लिए, जो ये क्वेश्चन मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है कि वाई यूपीएससी. इफ़ यू सिलेक्ट यूपीएससी, इफ़ यू वांट टू डू यूपीएससी, या कभी दिमाग में ऐसा आता है कि आई वांट टू डू यूपीएससी और गो फॉर दैट एग्जाम, आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर और सम आईएफएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर. सो वाई यू वांट टू बिकम दैट? क्यों? मतलब ये सवाल जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर करना अगर आप इस एग्ज़ाम के बारे में सोचते हो. बिकॉज किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले व्हाट आई थिंक कि एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना बहुत ज़रूरी है. अगर वो स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है तो आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं होगा आगे बढ़ने का. एंड एवरीबडी नोज़ कि ये जर्नी कितना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. ये जर्नी बहुत लंबी भी हो सकती है, और ये जर्नी आपके लिए टायरिंग भी हो सकती है एट टाइम्स. लेकिन इस जर्नी में अपना जो ज़ील है, अपना जो इंथुजियाज़म है, उसको मेंटेन रखने के लिए वो स्ट्रॉन्ग रीज़न का होना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज द टाइम्स व्हेन यू विल फील लो, तो यही वो रीज़न होगा जो आपको मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए. सो ये खुद से पूछिए, और ये खुद से पूछना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले, जब भी आप ये सोच रहे हैं कि आपको यूपीएससी करना है. और आप अभी भी पूछ सकते हैं कि आपको क्यों करना है, एंड ट्राई टू फाइंड आउट दिस आंसर. क्योंकि सिर्फ फेम के लिए, पावर के लिए, तो ये सब तो पता ही है कि ये बहुत ही शॉर्ट टाइम की चीज़ें हैं, ये शॉर्ट टर्म है. आपका जो गोल होता है वो लॉन्ग टर्म है ना. और उसके लिए एक वैलिड रीज़न होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पीपल आस्क कि हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, राइट? सो प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए मुझे लगता है देयर आर टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स. कि जब मैंने भी ये प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मैंने भी बहुत बड़ी गलती करी थी, जानते हुए भी गलती करी थी. सो ये मेरी गलती से आप कह सकते हो कि आप सीख सकते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने प्रैक्टिस नहीं करा था उतना ज़्यादा. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और सिलेबस, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए. क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या पढ़ना है, उस एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, तो आप उस एग्ज़ाम को कैसे प्रिपेयर करोगे, या उसमें क्या पूछा गया है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस जो है वो आपको बेसिकली इस एग्ज़ाम का आइडिया देते हैं कि ये एग्ज़ाम क्या डिमांड करती है आपसे, इस एग्ज़ाम के लिए बेसिकली क्या प्रिपेयर करना है ना. क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस पता है कि बहुत ज़्यादा लेंदी है, बहुत बड़ा है. ये एग्ज़ाम जो है, ये ऐसा छोटा मोटा एग्ज़ाम तो है नहीं, इंडिया का टॉप मोस्ट एग्ज़ाम्स में से है. तो यूपीएससी को समझने के लिए आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझना हो कि किस पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं. पैटर्न चेंज होते रहते हैं, किस एरिया पे ज़्यादा फोकस करें,
इससे आपको खुद के बारे में भी पता चलेगा मेरा कौन सा एरिया वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सिलेबस इंपॉर्टेंट है. कंठस्थ होना चाहिए बिल्कुल एकदम सिलेबस इस तरीके से. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी एकदम रटे हुए होने चाहिए. हम रटे हुए ही समझ लीजिए, रटना होगा. ये मिथ नहीं है, ठीक है. ये बोलते हैं ना लोग कि रट्टाफिकेशन नहीं करना है, समझ के पढ़ो. पर नहीं, दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं. आपको समझना भी है और आपको बहुत चीज़ें रटनी भी है. दोनों चीज़ें करनी पड़ेगी. एंड द सेकेंड थिंग, क्या डूज और डोंट्स है इस एग्ज़ाम के. हम लोग इसी पे अगर चर्चा करेंगे तो ये काफ़ी चीज़ें जो है वो अपने आप इसके अंदर कवर हो जाएगी. तो पहली चीज़ कि डूज में क्या करना है ना, मतलब क्या करना चाहिए, डूज क्या है. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस करने के बाद क्या करना चाहिए. तो मैंने क्या किया था कि मुझे पता था कि एनसीईआरटीज़ बहुत जगह सुनते भी हम टॉपर्स की बातों में कि एनसीईआरटीज़ बहुत हेल्पफुल होते हैं. ऑब्वियसली एनसीईआरटीज़ बहुत हेल्पफुल है. एनसीईआरटीज़ जो है वो अपने आप में सब कुछ है. उसके अंदर पूरा फॉल्डर मिल जाएगा आपको. कंटेंट बहुत अच्छा होता है एनसीईआरटी का, नो डाउट. लेकिन एनसीईआरटी सारा पढ़ना है या नहीं, ये भी क्वेश्चन होता है कि सारा एनसीईआरटीज़ पढ़े 6 to 12 तक. तो मेरे ख्याल से सब लोगों की, हर एक इंडिविजुअल की अपनी नीड्स होती है. उसको खुद ही असेस करना चाहिए कि मुझे कौन सा लगता है कि ज़रूरी है एनसीईआरटी, मुझे किस में लगता है कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है. आप उसके, क्योंकि एनसीईआरटीज़ आपको बेसिक्स प्रोवाइड करेंगे, है ना, आपका फाउंडेशन बनाएंगे. तो फाउंडेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा जो सब्जेक्ट है वो वीक है, मैं किस में पीछे हूँ. अगर मैं जैसे पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता है कि पॉलिटिकल साइंस, आई एम गुड एट पॉलिटिकल साइंस, आई कैन असेस दैट अबाउट मी. तो मैं पॉलिटिकल साइंस का एनसीईआरटी नहीं पढ़ूंगी. लेकिन मुझे पता है कि मुझे ज्योग्राफी जो है वो थोड़ा फाउंडेशन मेरा वीक है, तो आई विल गो फॉर द एनसीईआरटी ऑफ ज्योग्राफी, है ना. तो ज्योग्राफी आप पढ़िए, और ज्योग्राफी वैसे भी पढ़ना ही चाहिए मुझे लगता है. एनसीईआरटी मेरे लिए तो बहुत वर्क किया ज्योग्राफी का एनसीईआरटी. तो ठीक है, आप सिलेक्टिव पढ़िए. और मुझे अगर 6, 7, 8 का कंटेंट पता है, मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को, तो मुझे उसका कंटेंट पता है. जैसे, या फिर आपने कभी पढ़ा है, आपको वो चीज़ पता है, तो आप फिर से वापस उसको नहीं पढ़ो. आप आगे का जो नहीं पता है, जो एनसीईआरटीज़ आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ रखा है, उसमें आपको लग रहा है कि नई चीज़ें छूट रही हैं या नहीं है उसमें कॉन्फिडेंस, तो आप वो एनसीईआरटीज़ पढ़िए. लेकिन पहले मुझे लगता है कोई भी जो टॉपर्स बोल देते हैं वो करने से पहले खुद को असेस करना चाहिए कि मेरी क्या ज़रूरत है, उस अकॉर्डिंग काम करना चाहिए. क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स को, इवन मैं भी उनमें से एक थी, कि बस जैसे जैसे लोग बोलते हैं हम वैसे वैसे पढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे करते जाते हैं, वो मटेरियल ले लेते हैं, वो मटेरियल ले लेते हैं. पर आपके लिए अल्टीमेटली क्या वर्क करेगा ये आप ही जानते हैं, और आपको ही ये चीज़ को निकालना पड़ेगा ढूंढ के. आपको ही सॉर्ट आउट करना होगा. नेक्स्ट, हाँ, कुछ रेफरेंस बुक्स है जो इम्पोर्टेंट है. जैसे पता ही है सबको उसका नाम, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, बिपिन चंद्रा, ये सारे नाम सबको पता है, रटे हुए हैं. लूसेंट, ये जीसी लियोंग. तो ये सारी जो बुक्स हैं कुछ कुछ, तो पढ़ सकते हैं आप, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ना ही चाहिए. अदरवाइज हाँ कि मुश्किल होगी. और आंसर राइटिंग के लिए रेफरेंस बुक्स की ज़रूरत पड़ती है. फिर आंसर राइटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. दिस इज़ द ब्लंडर विच आई डिड. आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी थी मैंने. आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है. मेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यूपीएससी का. प्रीलिम्स इज जस्ट अ क्वालिफाइंग स्टेज. आफ्टर प्रीलिम्स you have to write the subjective answers, you have to take the subjective paper. तो उसमें बहुत सारे पेपर्स होते हैं, जीएस, जनरल स्टडीज़ के पेपर होते हैं, ऑप्शनल के पेपर्स होते हैं, जिसमें आपको बेसिकली फॉर्डर चाहिए, कंटेंट चाहिए. तो कंटेंट बुक्स पढ़ने से ही आएगा, नोट्स बनाने से ही आएगा. उसके लिए नोट्स चाहिए, प्रॉपर आपका बुक पढ़ा हुआ होना चाहिए, प्रॉपर रिविजन चाहिए 3 to 4 टाइम्स, और उसके साथ आंसर्स की प्रैक्टिस चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता कि हम पढ़े. बहुत कम लोगों के लिए वर्क करता है ये चीज़ कि हमसे पढ़ के जाए और डायरेक्ट आंसर्स लिखे एग्जाम में. आपको आंसर प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा. आपको पूरा पूरा पेपर उठा के 3 3 घंटे बैठ के प्रैक्टिस करना आना चाहिए. एक एक दिन में 2 2 पेपर होते हैं, तो उस लेवल की प्रिपरेशन चाहिए आपको कि एक दिन में आप 2 लेवल अटेम्प्ट, मतलब 2 पेपर अटेम्प्ट कर पाओ. उस तरीके से आपको प्रैक्टिस चाहिए होगा, और प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट कर सकता है, आपको उस भीड़ से आगे निकाल सकता है.
बस यही एक ऑप्शन। और नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो करंट अफेयर्स सब लोग जानते हैं कि न्यूज़पेपर इज़ इम्पॉर्टेंट, न्यूज़पेपर इज़ इम्पॉर्टेंट। हाँ, मेरे साथ मुझे बहुत टाइम लगा था एक्चुअली में कि न्यूज़पेपर पढ़ते कैसे इस चीज़ को समझने के लिए। और लोगों को टाइम लगता है, लोग पहले पागल हो जाते हैं कि न्यूज़पेपर का, लोग लिखने लगते हैं, नोट्स बनाने लगते हैं, कॉपी भारी भारी। और न्यूज़पेपर से नोट्स बनाना, ये सबका, ये भी मैं कहूँगी कि इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। आप बनाना चाहते हैं, आपके लिए वर्क करता है, वेल एंड गुड। तो आपको कुछ टाइम के बाद पता चल जाता है कि आपके लिए क्या वर्क करता है, नहीं करता है इस एग्ज़ाम में। थोड़े टाइम के बाद अगर आप बहुत सीरियस है इस एग्ज़ाम के लिए, तो आपको पता चलते जाएगा। हर एक ये ना आपको ये एग्ज़ाम ना आपको धीरे धीरे करके ना खुद को ही अनफोल्ड करने में, खुद को समझने में बहुत हेल्प करेगा। ये बड़ी अच्छी खासियत है इस एग्ज़ाम की कि ये ना आपको मौका देता है कि आप खुद को समझें, आप खुद को एसेस करें। और आप जितना बेटर अपने आप को एसेस कर पाएंगे, उतना बेटर आप अपने लिए स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। और जितना बेटर आप अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे, उतने ज़्यादा चांसेस है कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। तो न्यूज़पेपर के लिए भी, न्यूज़पेपर को भी आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा, है ना। पहले नहीं समझ आएगा, कुछ टाइम फ्रस्ट्रेशन भी होगा, कुछ टाइम में लगे बैकलॉग्स हो रहे हैं, बच जा रहे हैं, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं, कभी ये हो जा रहा है, वो हो जा रहा है। पर अपने आप को कभी ये रीज़न नहीं देना कि अजय छूट गया, इतना रहने, फिर अब छोड़ ही देते हैं, मंथली मैगजीन्स कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। पर नहीं, न्यूज़पेपर इंटीग्रल पार्ट है इस एग्ज़ाम का, और ये इम्पॉर्टेंट भी है। क्योंकि न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल्स होते हैं, जो ओपिनियंस आपको मिलते हैं, ये आपको अपना पर्सपेक्टिव फॉर्म करने में बहुत हेल्प करता है। आपको बेसिकली बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स देता है जो आप यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम में। बहुत सारे ऑब्वियस ही बात है, इन्फॉर्मेशन भी देता है, और उसके साथ साथ आपको ये अपना एक खुद का पर्सपेक्टिव, व्यू पॉइंट फॉर्म करने के लिए भी, और किसी भी आंसर को लिखने के लिए वेरियस डायमेंशंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपको किसी चीज़ को समझने के लिए, अलग अलग डायमेंशन से समझने के लिए, एक आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में हेल्प करता है न्यूज़पेपर। सो न्यूज़पेपर इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको पता ही है कौन से न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं। द हिंदू भी पढ़ सकते हैं, आप द इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं। डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस न्यूज़पेपर के साथ कंफर्टेबल है। ठीक है, पर आप कोशिश करें कि आप कंसिस्टेंटली न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स को लेके बहुत स्टूडेंट्स बहुत लोड ले लेते हैं। अरे करंट अफेयर्स, ये बहुत चीज़ें करंट अफेयर्स से पूछती है तो बहुत टफ होता है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल पार्ट है यूपीएससी का, ये वो। पर हर चीज़ का ना लोड लेना इज़ नॉट द सोल्यूशन। यू हैव टू वर्क इट आउट कि उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप देखिएगा कि धीरे धीरे उसको पढ़ के, या उससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, आप अगर टैबलेट यूज़ करते हैं, जैसे आई यूज़ इट, सो मैंने उसमें फ़ोल्डर्स बना लिए करंट अफेयर्स के, है ना, अलग अलग सब्जेक्ट्स के, इन्वायरमेंट के, इंटरनेशनल रिलेशंस का, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके फ़ोल्डर बना लिए, इकोनॉमिक्स। और उसमें फ़ोल्डर में जो भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, मैं न्यूज़पेपर ऑनलाइन पढ़ती हूँ, तो मैं उसमें से जो भी पॉइंट्स होते हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं कि हाँ, मैं इसको यहाँ पे कभी यूज़ कर सकती हूँ किसी आंसर में, या मुझे वो इम्पॉर्टेंट लग रहा है कि कहीं किसी का ओपिनियन है, या कोई नया वर्ड मिल रहा है जो किसी ने कहा है, किसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ने कहा है, तो या कोई स्कीम है, इस तरीके की चीज़ें मैं उसको अपने फोल्डर्स में डाल देती हूँ। ठीक है, जब पढ़ा उसी समय, तो ये मेरे लिए ईजी होता है। फिर मेरा वो कंटेंट रेडी रहा, फिर एग्जाम टाइम उसको रिवाइज कर लिया, तो ये मेरे लिए वर्क करता है। आप भी इसको कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज टेस्ट। यस, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। ऑब्वियसली बात है, जब आपका प्रिपरेशन हो जाए एक सेट स्ट्रैटेजी के साथ, एक सेट टाइमलाइन के साथ, एक आप अपना पूरा जो है वो टाइम टेबल बनाएं, उसको टारगेट्स रखें, टारगेट्स को फुलफिल करने की कोशिश करें, अचीव करने की कोशिश करें, और अब टारगेट्स अचीव हो और फिर आप एग्जाम्स के पहले टेस्ट सीरीज लगवाएं, टेस्ट दे। टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कितने पानी में हो कैसे पता चलेगा। सो टेस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड रिविजन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डोंट्स। ठीक है, कि डोंट्स क्या नहीं करना चाहिए इस एग्ज़ाम में, जो मैं इसमें बताना चाहूँगी स्पेशली कि क्या क्या गलतियाँ हैं जो करते हैं यूजुअली लोग। मैंने भी देखा, मेरे फ्रेंड से सीखा है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरा फ्रेंड सर्कल में जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, जो लोगों ने गलतियाँ करी, मुझे बताया कि अच्छा हमसे ये हो गया था, ये हो गया, इसलिए नहीं हो पा रहा क्वालिफाई। फर्स्ट थिंग कि सब कुछ नहीं पढ़ना है।
इसमें बहुत कुछ है, ऑब्वियस ही बात है, ये एग्ज़ाम का सिलेबस इतना बड़ा है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब इतने सारे इसमें हैं। तो पेपर्स है, तो वो पेपर्स के लिए आपको बहुत सारे बुक्स मिलेंगे अवेलेबल मार्केट में, बहुत चीज़ें मिलेगी, बहुत मटेरियल, बहुत कोचिंग सेंटर्स हैं, उनके मटेरियल हैं, ये है, वो है। लेकिन इसमें से आपको फ़िल्टर करना आना चाहिए कि व्हाट विल वर्क फॉर यू या व्हाट इज़ सूटेबल फॉर यू। यही यही इस आर्ट है और यही आपको बेसिकली भीड़ से अलग करेगा। और ये मतलब मैं बोल रही हूँ, अभी लोग सुन भी रहे हैं, पर इस चीज़ को फ़ॉलो करना है। यही मैंने भी किया है कि मैंने 10 लोगों की बातें सुनी है, 10 टॉपर्स के टॉक सुने हैं, पर उसको फ़ॉलो नहीं कर पाई हूँ, इसलिए पीछे हूँ। बहुत मतलब डिफ़िकल्ट टास्क यही है कि उसको फ़ॉलो करना है। फ़ॉलो करना इज़ डिफ़िकल्ट। तो यही चीज़ है कि आप कुछ भी मत पढ़िए, आप खुद के लिए काम करिए, अपने आप को एसेस करिए कि आप क्या पढ़े, किस जगह से पढ़े कि इतने में मेरा आपको फ़िल्टर करना आना चाहिए, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। सब कुछ पढ़ने लगे तो फिर तो हो गया। टाइम फ्रेम है एक इस एग्ज़ाम का, तो उसमें ही काम करना है, 1 साल के अंदर एग्ज़ाम देना है, 1 साल मिलता है प्रिपरेशन का, ठीक है, वरना फिर तो लोग लगे हैं ही 6-6, 7-7 साल से। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस। दोनों ही खराब है इस एग्ज़ाम के लिए। ओवर कॉन्फिडेंस भी खराब है और अंडर कॉन्फिडेंस भी खराब है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, अरे कर लेंगे, एग्ज़ाम में डायरेक्ट जाके आंसर लिखते हो जाएगा, या फिर आता तो है, ये तो देखा हुआ है, ठीक है, पढ़ा हुआ है, हो जाएगा, क्या एक बार पढ़ लिया सब याद रह जाता है मेरे को, क्या रिविजन करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये सब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेके। आप अपने आप को पहचानिए कि आपके लिए कितना करना ज़रूरी है। और अंडर कॉन्फिडेंस, अरे नहीं, डर लग रहा है, नहीं हो पाएगा, अभी इतना छूट गया है, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पाया, उसका देखो इतना हो गया, बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें, ये सब इनसिक्योरिटीज़ भी नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। फिर ऊपर से एक सर्टेन टाइम के बाद इस एग्ज़ाम में प्रेशर आने लगता है आपके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, घर का प्रेशर, मतलब होता है आसपास के लोगों का, मतलब नहीं भी होता है तो आपको खुद, आप किसी के सामने जाके खड़े होंगे, कोई आपके जान पहचान वाला खड़े तो आपको लगेगा क्या सोच रहा होगा ये मेरे बारे में, कि अभी तक इसका हुआ नहीं, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती है। आई आई नो, ये होता है, सब लोग जाते हैं इसके थ्रू। और आपको कभी भी कोई आइडियल सिचुएशन नहीं मिलने वाला है इस एग्ज़ाम को करने के लिए, ये तो बिल्कुल दिमाग में रखिए। कोई भी आइडियल सिचुएशन नहीं मिलता है किसी को भी कि नहीं सब कुछ है, शांति है, लाइट है, एसी है, सब कुछ मिल जाएगा, या फिर घर में कोई दिक्कत नहीं, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ टेंशन फ्री है, घर में कुछ नहीं होने वाला, कोई बीमार नहीं पड़ने वाला, या फिर कोई भी तरीके का प्रेशर नहीं, कोई शादी का प्रेशर नहीं है, वो नहीं होगा। सब टाइम, अगर आपका टाइम बढ़ रहा है तो आपके ऊपर प्रेशर भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। और दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट हैंडलिंग द प्रेशर एंड हैविंग पेशेंस। आपको पेशेंस रखते हुए, प्रेशर को हैंडल करते हुए ही आपको ये सिखा रहा है, आपकी पर्सनल ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, ताकि ऑब्वियस सी बात है, आपने ऑफिसर बनना है, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, बहुत प्रेशर होता है उस पोस्ट पे, तो प्रेशर हैंडल करना तो अभी से सीखना होगा। ये एग्जाम, ये जो जर्नी है, यही आपको उस ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ जो है वो उसके लिए तैयार करती है, ठीक है। वो क्वालिटीज़ आपके अंदर इसी जर्नी के दौरान आती है, आप डेवलप करते हो, ठीक है। कोई भी सीख के नहीं आता कहीं से भी, आप सीखते हो इस जर्नी में। नेक्स्ट थिंग कि मिथ है कुछ कि दिल्ली जाके पढ़ाई करेंगे तभी हो पाएगा, दिल्ली में जाना है, दिल्ली में, अरे आज तो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया, ऑनलाइन एजुकेशन, मैं आपसे ऑनलाइन मिल रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो क्यों जाना, मतलब ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप रह सकते हैं, आप जाइए, लेकिन ज़रूरी नहीं है ऐसा कुछ। बहुत लोग बाहर, दिल्ली क्या घर में रह के निकाल रहे हैं बहुत सारे, हाँ, लेकिन वो आपको वो विल पावर चाहिए, वो यहाँ पे ये जो यहाँ सारा यहाँ का गेम है, यहाँ पे वो माइंड मेकअप चाहिए कि नहीं हो जाएगा, यहीं पे करेंगे, ऐसे करेंगे, हर जो भी सिचुएशन आ रही है उसे डील करते हुए, उसी में अपना रास्ता निकालते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, ऑप्शनल, हाँ, इसको लेके भी बहुत लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं, मतलब बहुत लोग ये गलती करते हैं ऑप्शनल में कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं, चेंज कर तुरंत। आपको अगर आप बहुत ज़्यादा श्योर हो कि हाँ ये ऑप्शनल नहीं वर्क कर रहा है मेरे लिए, देन चेंज इट। लेकिन आपने अगर ऑप्शनल लिया है तो स्टार्टिंग में ही आप बहुत सोच समझ के ऑप्शनल को सिलेक्ट करिए कि आपका ऑप्शनल, आपका बैकग्राउंड था नहीं उस ऑप्शनल में है या नहीं है, वो ऑप्शनल में आपको इंटरेस्ट, सबसे बड़ी चीज़ कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं उसके सिलेबस में, उसको पढ़ के आपको इंटरेस्ट आ रहा है नहीं, अदरवाइज तो फिर बदलते ही रह जाएंगे ऑप्शनल। एंड last but not the least, consistency. Consistency is the key. So
कंसिस्टेंसी के बिना ये एग्ज़ाम निकालना बहुत बहुत मुश्किल है। अगर आप आज 12 घंटे पढ़ रहे हैं और कल 8 घंटे पढ़ रहे हैं और फिर परसों छुट्टी मार रहे हैं, 4 दिन तक बोल रहे बहुत पढ़ लिया, थक गया था, और फिर आपकी आंखें नहीं खुल रही, तो फिर बहुत मुश्किल है। आप रोज़ 6 घंटे पढ़िए, 5 घंटे पढ़िए, लेकिन आप रोज़ पढ़िए। अगर आपका कहीं लगता है कि कोई ई फेस्टिवल आ गया, कुछ मिस भी हो गया, आप उस दिन 2 घंटे ही पढ़ने की कोशिश करिए, 1 घंटा निकाल के पढ़ने का कोशिश करिए। एटलीस्ट सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। अपने टारगेट्स रखिए, बैकलॉग्स मत क्रिएट करिए बहुत ज़्यादा अपने लिए, और हर दिन लगे रहिए। ये एग्ज़ाम में आपको बहुत सारे स्ट्रगल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन उन स्ट्रगल्स के थ्रू होते हुए भी आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि सक्सेसफुल होने और नहीं सक्सेसफुल होने में यही अंतर है। जो सक्सेसफुल होता है वो गिव अप नहीं करता एंड तक, और जो सक्सेसफुल नहीं होता वो गिव अप कर देता है स्ट्रगल्स में, अपने बहाने बनाने लगता है, एक्सक्यूजेस देने लगता है, मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, वो हो गया, मेरे साथ वो हो गया, वैसा हो गया। नो, all the best for this exam. Keep preparing and stay happy. Thank you.